रामगुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत जो व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण हैं इस टॉपिक पे चर्चा होगा। व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण, इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम। इसमें व्यक्तित्व, पिछले वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि व्यक्तित्व का निर्धारण किस प्रकार से होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों को समाहित करते हैं, तब जाकर के हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में उसका आकलन कर पाते हैं, उसको बता सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। जिसमें सबसे पहले हमने बताया था कि व्यक्ति की जो शारीरिक वेशभूषा होती है, उसकी बनावट जो होती है, उसकी जो वेशभूषा होती है, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ इसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है या खराब है, यानी कि उसका आकलन कैसे करते हैं। इसमें जो शारीरिक वेशभूषा और बनावट होती है, जो शारीरिक तत्व होते हैं, ये पहला फैक्टर मान लिया जाता है, और इसके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। इसके बाद हम जब दूसरे इसके फैक्टर की बात करते हैं, दूसरे फैक्टर की चर्चा करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि जो वंशानुगत क्रम है, वंशानुगत क्रम में या वंश परंपरा जो चलती चली जाती है, उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं, उसका निर्धारण कर सकते हैं कि ये अमुक व्यक्ति जो है वो किस तरह का उसका व्यक्तित्व होगा। यानी कि अगर वो किस परिवार या खानदान से बिलोंग करता है, उसके आधार पर भी हम उसका निर्धारण कर सकते हैं कि हाँ ये इसकी पर्सनालिटी या इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। इसके बाद हमने चर्चा किया था कि जो वातावरण है, उस वातावरण के आधार पर जो जैसा व्यक्तित्व रहता है, उसको अगर उस तरह का वातावरण मिले तो वो किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व निकल करके सामने आता है, उसके आधार पर भी हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने आप सभी को बताया था कि उसके सबसे पहले उसके परिवार का वातावरण कैसा होना चाहिए। अगर हम उसके परिवार का वातावरण देखते हैं, उसके परिवार की जो स्थितियां होती हैं, उसके आधार पर भी हम उसके व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं, उसका निर्धारण कर सकते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि जो उसके पास पड़ोस के वातावरण होते हैं, उस पर चर्चा करते हुए मैंने बताया था कि जो जैसा उसका पास पड़ोस का वातावरण होगा, उसके व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ता है, और उस तरीके का उसका व्यक्तित्व हो सकता है। और इसके बाद हमने बताया था कि उसका जो मित्र मंडली का वातावरण है, इसमें मित्र मंडली जिस प्रकार की होती है, उसी तरीके का इसका व्यक्तित्व हो जाता है। यानी कि कह लीजिए कि जिस तरह के माहौल में, जिस तरह के परिवेश में वो रहता है, उसके व्यक्तित्व पर उसी तरह का प्रभाव पड़ जाता है, और उसी आधार पर हम उसका आकलन करते हैं, उसके निर्धारण की बात करते हैं, और उसको निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ इसका व्यक्तित्व इस तरीके से होगा, जैसे जिसमें उसके कार्य व्यवहार गुण और आचरण ये सभी कुछ समाहित होते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि संवेग की बात हमने किया था कि जो संवेग, सुख दुख, हंसना, रोना, गाना, ये सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं ये संवेग के अंतर्गत आते हैं। और इसमें हमने बताया कि इसके आधार पर भी हम व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, किस तरह का वो उसका व्यक्तित्व होना चाहिए या फिर है। इसके बाद लिंग तत्व जो है, ये भी एक प्रमुख फैक्टर माना जाता है, यानी कि मेल है कि फीमेल है, तो दोनों स्तर पे हम बात करते हैं। इसमें मेल का कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, फीमेल है तो उसका किस तरह का व्यक्तित्व होना चाहिए, ये भी एक प्रमुख फैक्टर मान लिया जाता है। इसके बाद जो उसकी मानसिक तत्व है, इस पे भी निर्भर करता है कि इसका व्यक्तित्व किस तरह का है। जैसे अगर मेंटल नहीं है, पागल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इस तरह का इसका व्यक्तित्व होगा। अगर वो मेंटल है या फिर उसकी मनोदशा खराब है, मनोस्थिति खराब है, तो उस स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति का व्यक्तित्व इसी तरह का है, ये ऐसे ही सोचता है, ऐसे ही करता है, ऐसे ही रहता है। तो इस तरह से उसके व्यक्तित्व का निर्धारण हम कर देते हैं।
इसके बाद से एक सांस्कृतिक तत्व की बात हम करते हैं, तो सांस्कृतिक तत्व भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर मान लिया जाता है। और इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो ये अगर कोई भी व्यक्ति सांस्कृतिक होगा या गाने बजाने वाला होगा या फिर कह लीजिए कि विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंध रखने वाला व्यक्ति होगा, तो उसका उस तरह का व्यक्तित्व निखर करके सामने आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सामाजिकरण की बात करते हैं, तो सामाजिकरण भी एक विशेष प्रकार का फैक्टर मान लिया जाता है, या कहा जा सकता है कि हाँ, इसका व्यक्तित्व इस प्रकार का होना चाहिए या इस प्रकार का इसका व्यक्तित्व है। जिसके संबंध में हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जो साधु सन्यासी व्यक्ति होते हैं उनको समाज से कोई विशेष मतलब नहीं होता है, वो गुफाओं में कंदराओं में जा करके निवास करते हैं, तो कहा जाता है कि अरे इनका व्यक्तित्व बहुत ही सीधा साधा व सरल मान लिया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम सामाजिक व्यक्ति की बात करते हैं, समाज में रहने वाले व्यक्ति की बात करते हैं, सामाजिकरण की बात जब हम करते हैं, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसका समाज का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जिस समुदाय में रहता है, उसके ऊपर उसी तरीके का प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। अब इसी क्रम में हम व्यक्तित्व के जो 5 बड़े गुण होते हैं इस पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम जो इस 5 बड़े गुण होते हैं इसको क्रमवार नोट करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो माना जाता है वो है खुलापन। खुलापन, जिसमें कह लीजिए कि जो व्यक्तित्व के जो 5 बड़े गुण होते हैं इसमें सबसे पहला जो गुण होता है खुलापन होता है। उसके बाद दूसरा है बहिर्मुखता, तीसरा चैतन्यता, खुलापन के बाद इसमें बहिर्मुखता के बाद चैतन्यता। खुलापन क्या, किस प्रकार का खुलापन होना चाहिए? खुलापन से तात्पर्य ये हो जाता है कि जो मतलब खुले विचारों का होना चाहिए, इस तरह का नहीं कि बिल्कुल संकुचित विचारधारा या विचार। इसके जो अनुभवों के प्रति खुलापन होता है, जो उसकी एक्सपीरियंस है, पूरा कह लीजिए कि जितना भी समय उसका माइंड है वो संकुचित नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार से ओपन होना चाहिए, सारी चीज़ों को अनुभव करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, सुख दुख के भाव को अनुभव करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। संवेग की बात कर लें, अगर संवेग जो है उसको अपने अंदर आत्मसात करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा सभी प्रकार से वो अपने माइंड को ओपन कर सके, इस तरह का व्यक्ति खुलापन होना जो ये एक विशेष गुण माना जाता है। बहिर्मुख सेकंड जो इसका दूसरा गुण है, जो व्यक्तित्व का दूसरा गुण है, इसमें बहिर्मुखता की बात हम जब करते हैं तो बहिर्मुखी होना चाहिए। ये भी व्यक्तित्व के गुण में बहुत ही मायने रखता है। जिसमें हम बहिर्मुखता की बात जब हम करते हैं तो बहिर्मुखी होने चाहिए, यानी कि बहुत तरह के जो ज्ञान होने चाहिए या फिर बहुत तरह की बातों का ज्ञान उस व्यक्ति को होना चाहिए, या कह लीजिए कि बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं, उन सबको अपने अंदर वो आत्मसात करने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए। और जो तीसरा मैं बता रहा हूँ आपको, थर्ड है चैतन्यता। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कहते हैं कि हाँ, चैतन्य भी होना चाहिए, यानी कि चेतना उसके अंतर्गत होना चाहिए, हर चीज़ के प्रति सचेत होना चाहिए। ये नहीं कि बस वो सुसुप्ता अवस्था में हो तो उसके हम व्यक्तित्व की बात करेंगे, उस तरह के व्यक्तित्व की बात हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया ना, साधु सन्यासी की बात हमने चर्चा किया कि साधु सन्यासी को समाज से कोई लेना देना नहीं होता है, वो केवल और केवल अपने आप से या कह लीजिए कि स्वयं से अभिप्रेरित होता है और स्वयं के गुणों को विकसित करता है, स्वयं की चीज़ों को देखता है, स्वयं की चीज़ों से ही मतलब रखता है, अपने पेट
कह लीजिए कि केवल अपना पेट पालना, एक जानवर की बात वो जीता है। तो पशुवत कह लीजिए कि जानवर नहीं बल्कि पशुवत कहेंगे हम। पशुवत शब्द काफी अच्छा रहेगा। तो पशुवत शब्द का इस्तेमाल करते हुए कि वो पशुवत जीवन यापन करता है और गुफाओं और कंदराओं में निवास करता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इस तरह का व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्तित्व के गुणों की बात जब हम करते हैं तो उसमें जो खुले मानसिकता की बात की है हमने कि खुले विचारधारा की बात होती है, खुले विचार वाला होना चाहिए, खुले मानसिकता वाला होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों को जान सके, समझ सके, उसको अपने अंदर आत्मसात कर सके। उसके बाद बहिर्मुखी की बात किया है तो बहुत चीज़ों को वो ये नहीं कि संकुचित होना चाहिए, बहिर्मुखी होना चाहिए, अंतर्मुखी नहीं होना चाहिए। जब हम व्यक्तित्व की जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने जो मनोविश्लेषणवादी युंग करके जो दार्शनिक थे उन्होंने बताया कि दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं, जिसमें एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। जब हम अंतर्मुखी की बात करते हैं तो बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, जानते तो बहुत कुछ हैं लेकिन वो अपने व्यक्तित्व पे उसको प्रकट नहीं करते हैं। तो इस तरह की जैसे दबे दबे से रहते हैं, या कह लीजिए कि वो प्रकट नहीं करते हैं अपने हाव भावों, कार्यकलापों या क्रियाओं, या फिर कह लीजिए कि अपने आचरण में या व्यवहार में उस तरह की चीज़ों को प्रकट नहीं कर पाते हैं। वो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं। और जब हम बहिर्मुखी की बात करते हैं तो बहिर्मुखी में कह सकते हैं कि जो बहुत सारे जो उनके अंदर जो गुण हैं, हाव भाव हैं, जो जो आचरण है, कार्य व्यवहार है, और भी विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं वो जब हम उसको अपने कार्य में, अपने क्रियाकलाप में सामने जब हम लाते हैं तो उसको बहिर्मुखी के नाम से जानते हैं। या फिर कह लीजिए कि वो अपने स्वभाव में हम जब उसको उतार देते हैं तो उसको हम बहिर्मुखी के अंतर्गत लाते हैं। तो इस तरीके से करके ये बहिर्मुखता व्यक्ति के अंदर वो जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखता छलकती है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये दो तरह के, दो टाइप्स के बताए गए थे, गुण बताए गए थे, जिसमें युंग करके एक दार्शनिक थे, उन्होंने बताया था कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। तो ये जो दूसरा गुण था वो बहिर्मुखी है। ठीक है, चैतन्यता की बात हम कर लें तो चैतन्यता जो आपका है ये थर्ड माना जाता है, तीसरा गुण माना जाता है, तीसरा सबसे प्रमुख गुण माना जाता है। चैतन्य होना चाहिए, ये नहीं कि सुसुप्त होना चाहिए, यानी कि जागृत अवस्था में होना चाहिए। हर चीज़ों को वो जानने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, परखने वाला चाहिए होना चाहिए। तो इस प्रकार के गुणों को हम तीसरे गुण की बात करते हैं। और इसके जो नेक्स्ट गुण है चौथा और पांचवा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।